हम इस पे कोशिश यही थी आज हमारी बुनियादी कि वो यकतरफा एक लेक्चर ना रहे, ये थोड़ा सा डिस्कशन में हम आए और उससे कुछ चीजें जरा ज्यादा खुलती हैं बिल्कुल एक, तो ये इसी के लिए ही। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें कि कुछ जो बात चल रही थी उस पे कोई दोस्त आप में से शामिल होना चाहेंगे? मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप बात करते हैं हेगल की थॉट या फिर फुको की थॉट के बारे में, तो आर यू टॉकिंग अबाउट देयर बेसिक आइडिया जो कि ज़्यादातर सोसाइटी के बारे में था कि सोसाइटी कैसे ऑपरेशनलाइज होती है। हेगल वाज मच मोर अबाउट मास्टर स्लेव डायलेक्टिक्स, उसके बहुत मशहूर है, और फुको इज ऑल अबाउट पावर। लेकिन दोनों का जो बेसिक अगर आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी तो वो फिनोमेनोलॉजी है विच इज कॉमन, राइट? तो आप किस चीज को रेफर करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये उनकी थिंकिंग है विच? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है और असल में हम इसी तरफ जाने लगे थे। अब ये सेशन हमारा रिमेनिंग सेशन या असल आज के सेशन का पर्पस यही था कि हम उसकी बात करें कि हमारे इस कोर्स के हवाले से और हम असल में उनकी किन बातों को यहाँ पर जिनका जिक्र करने जा रहे हैं और उनके किन मेथोडोलॉजी का उनका फर्क हमारे इस कोर्स के हवाले से या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को देखने के हवाले से उसमें क्या है। जो आपने बात की कि वो सोसाइटी को देखने का उनका जो एक तनाजर है, नो डाउट वो बात दुरुस्त है, लेकिन हम उनके किस स्पेसिफिक एरिया पे, असल में तो उनका पूरी मेथोडोलॉजी ही सोसाइटी की मेथोडोलॉजी भी और ये बातें जो भी हैं उनकी जो फिनोमेनोलॉजिकल आपने बात की, तो उस सारे की ही वो एक एप्लीकेशन है जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज जो है इस हवाले से आपने जैसे कहा, इस हवाले से हम जानते हैं हकीकत में तो फूको का जो असल तारफ है वो तो हिस्ट्री ऑफ थॉट के प्रोफेसर थे। उनकी जिस चेयर के वो प्रोफेसर थे वो थी ही हिस्ट्री ऑफ थॉट। तो ये नो डाउट वो वेस्टर्न थॉट की स्टडी जो थी उसके अंदर वो वेस्टर्न सोसाइटी की स्टडी भी हो गई साथ। असल में तो वो हेगल भी बजाते खुद तारीख फिक्र ही उनका शोबा था, तो सोसाइटी के हवाले से और हर डिसिप्लिन में ही उसका इस्तेमाल भी होने लग गया। लेकिन उन दोनों का असल एरिया जो था वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ही की स्टडी थी। इस बात को अब हम उनके किन एरियाज को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं और जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, तो वो अगर हम समझने के लिए बात करें तो उनकी इन मेथोडोलॉजीज में हेगल जैसे मिसाल के तौर पे, मैं इख्तिसार के साथ अपने इस जो हमारा मकसद है उस हवाले से जो उनका काम है, वैसे तो उनका बहुत वसी काम है, हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर बहुत काम रिसर्च का हो रहा है, फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर भी रिसर्च का बहुत काम हो रहा है और तकरीबन हर डिसिप्लिन के अंदर इस दोनों ट्रेडिशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी इस हवाले से, तो यहाँ पर हम जो कहना चाह रहे हैं, अब जैसे हेगल हैं, नो डाउट उनकी डायलेक्टिक्स जो है असल उनका एरिया जैसे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उस डायलेक्टिक्स के अंदर भी और वैसे भी कि हेगल की जब हम बात करते हैं तो उसका इंसानी फिक्र के मुताले का और उस फिक्र के इर्तका के हवाले से और उस फिक्र के अंदर अगर कुछ शिफ्ट्स आती हैं तो उस हवाले से उनका जो असलूब है उसके लिए उनका एक बहुत अहम तसव्वुर, जिसकी मतलब है जैसे मैं कुछ चीजें आपको कहूंगा भी कि उनके ऊपर सेल्फ स्टडी पे भी जाएं, तो उनका रूहे असर का जो तसव्वुर है, जीगीज का जो तसव्वुर है, तो असर दौरा इसको कह रहे हैं, तो जाइस्टगीस्ट का कॉन्सेप्ट जो उनका है पहले इस तरह होगा, जीगीज उसको पढ़ लेते हैं, तो वो बड़ा अहम है इस हवाले से। उसकी थोड़ी सी एक खास पहलू से उसके उस पे हम मैं अभी बात भी करूंगा। फिर इसी तरह मिशेल फोको का बिल्कुल इसके पैरेलल जो एक कॉन्सेप्ट है वो एपिस्टीम्स का, ज़ाब्ते इल्म और हद इल्म की जो वो बात करता है,
اور एपिस्टेमिक शिफ्ट्स की जो बात करता है। तो मतलब अपनी सेल्फ स्टडी के लिए जो लोग अब देखना चाहें तो हमारे लिए क्या दो चीजें अहम हैं इनकी, हेगल की और मिशेल फोको की, जो आप नेट पे पढ़ें, किताबों में पढ़ें या उनको मुतालिया करें किसी तरह खुद से। और ये अच्छा होगा कि इन दोनों के ऊपर एक अच्छी मुताले के अंदर जाएं, हेगल को और फोको को, और खुसूसन उनके हमारे यहाँ पे जिन चीजों के हवाले से उनके डिस्कशन ज्यादा होनी है, और अक्सर ज्यादा डिसिप्लिन के अंदर भी इस हवाले से उनका बहुत काम जो नजर आएगा। तो इन पर्सपेक्टिव्स को अपने तौर पे भी स्टडी से भी समझने की कोशिश करें, लेकिन इन दो थीम्स को, उनकी एपिस्टीम मिशेल फोको की और हेगल की ज़ीगीस या असर का जो उसका कॉन्सेप्ट है, उस पे अब जो चीज जिसपे मैं ज्यादा आपको लेके जाना चाह रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं, और जिसका मैंने सेशन का लास्ट का जिक्र किया, उसमें भी हेगलियन ट्रेडिशन और फोकाल्डियन ट्रेडिशन का एक इंटरप्ले जो शेर अली तरीन साहब की गुफ्तगू में फोकाल्डियन ट्रेडिशन का जो यूज था और उस पर हेगलियन ट्रेडिशन से जो एक रिस्पॉन्स था, उसमें से भी उसको भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा, ये बताने के बाद उसको असेस भी कर पाएंगे कि हेगल जो है वो इंसानी फिक्र को या उसके इर्तका को या उसके डेवलपमेंट को या किसी भी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को वो देखने का जो अंदाज देते हैं, उनके ख्याल में या उनकी नजर में इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस और इंसानी फिक्र जो है ये इंसानी शऊर की मानद होती है। ये बिल्कुल इंसान का शऊर और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इसकी वर्किंग एक जैसी है। इसकी वर्किंग एक जैसी से मुराद इंसान के शऊर की वर्किंग और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का इर्तका जो है या डेवलपमेंट जो है वो एक होने से मुताबिक, उससे मुराद मेरी ये है कि हेगल के ख्याल में फिक्र का तसलसल या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है वो शऊर की तरह सीखती भी है, लर्न भी करती है। जैसे इंसानी शऊर की खासियत है कि वो लर्न करता है, वो याद भी रखती है, सिर्फ लर्न ही नहीं करती, उसकी मेमोरी भी होती है इंसानी फिक्र की, ठीक है। और सिर्फ मेमोरी ही नहीं, उसको आगे ट्रांसमिट भी करती है। तो इंसानी फिक्र जो है, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है, वो इंसानी शऊर की तरह उसके अंदर एक लर्निंग प्रोसेस भी मौजूद होता है। वो पुराने एक्सपीरियंसेस से, तारीख से, हिस्ट्री से वो सीख भी रहा है। और हिस्ट्री एक खास मैदान है हेगल का, और हिस्ट्री के इस्तेमाल भी इसीलिए है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस उससे जो चलता है तारीख से। सिर्फ वो सीखती ही नहीं, उसको अपने हाफिजे में भी रखती है और उसको मुस्तकबिल में और आने वाले अफकार में और आने वाले अदवार में ट्रांसमिट भी करती चली जाती है। तो हेगल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को इंसानी शऊर की तरह उसकी वर्किंग को इस अंदाज में देखता है। नो डाउट वो एक रूहे असर की बात करता है, लेकिन उसकी रूहे असर में तारीख से सीखना, याद रखना और उसको आगे मुंतकिल करना, ये सब कुछ शामिल रहता है। तो ये हेगल का ये जो रुख है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को या इंसानी फिक्र को या इंसान की फिक्री रवायत को देखने का, वो ये है। हम इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को भी हेगल के पर्सपेक्टिव से इस अंदाज में स्टडी भी कर सकते हैं कि उसमें चीजों को हम यूं भी देखें कि किसी एक खास दौर की इंसानी फिक्र को या एक खास एरिया में इस्लामी फिक्र को जब देखते हैं तो हम ये देखें कि उसने तारीख से क्या कुछ सीखा, उसने उसमें से क्या कुछ याद रखा और उसने उसमें क्या कुछ आगे ट्रांसमिट भी कर दिया, मुंतकिल भी कर दिया। तो हेगलियन पर्सपेक्टिव में किसी भी मुस्लिम माशरे की फिक्र का इस तरह मुतालिया हो सकता है। फुका हेगलियन ट्रेडिशन के साथ मुख्तलिफ अदवार के अंदर जमानी एतबार से भी और मकानी एतबार से भी डिफरेंट टाइम और डिफरेंट स्पेस के अंदर जो एक फिक्री डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, उसकी एक स्टडी मुमकिन होती है हेगलियन ट्रेडिशन के अंदर। इंसानी शऊर की मानद ही उस फिक्र के इर्तका को अगर देखा जाए, और इंडिया के अंदर भी इस्लामी फिक्र का जो एक या इस्लामिक ट्रेडिशन का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का मामला है, उसको भी हम इंसानी शऊर ही की मानद
इस पैरामीटर के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। ये मेथड अप्लाई हो सकता है और इसको स्टडी किया जा सकता है। ये एक चीज, जैसे मैंने उसकी एप्लीकेशन, वो लेक्चर आप जब सुनेंगे पिछले सेशन जिसका मैंने तस्करा किया डॉक्टर शेर अली तरीन का, उसके अंदर आप उसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे भी, जिसका मैं थोड़ा सा इशारा भी अभी मिशेल फोको की मेथोडोलॉजी पे आते हुए बात करते हुए, तो ज्यादा डिटेल में फिर इसको स्टडी करें भी हेगल को, उसकी डायलेक्टिक्स का भी मुतालिया करें, रूह असर का जो उसका तस्वुर है, और फिर खसूसन ये खास पहलू जिसको मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की और इंसानी फिक्र की या उलूम का इर्तका भी इंसानी शऊर ही की मानद उसको देखना, ये इस अंदाज में हेगल का एक मुतालिया जो है वो आपको उनकी फिक्र के अंदर मजीद एक डेप्थ पैदा करने के लिए वो खुद से भी करना चाहिए। तो इस हवाले से ये एक बात आपके सामने, साथ ही मैं मिशेल फोको के ऊपर भी बात करता चाहूँ ताकि एक मुकम्मल बात आपके सामने आ जाए, तो फिर हम थोड़ी सी उसमें डिस्कशन के अंदर भी जाएं। ये अच्छा कर दिया कि आपने सवाल एक ऐसा कर दिया कि जो बात मैं आप करने जाना चाह रहा था उसी पे ही हमारा फोकस आ गया, उससे जरा डेविएट कर जाते तो फिर ये थोड़ी सी और प्रोलॉन्ग हो जाती है हमारी बात। तो अब मिशेल फोको की जो बात है कि फोको की जो फोकाल्डियन ट्रेडिशन है उसके अंदर फोको की अपनी ट्रेडिशन के हवाले से या उसकी मेथोडोलॉजी या पर्सपेक्टिव के हवाले से उसके अंदर भी एक डेवलपमेंट हुई है, एक इर्तका हुआ है उसकी फिक्र का। और जो उसके दो मेन मेथड्स हैं, एक को उसका आर्कियोलॉजिकल जो मेथड कहा जाता है और एक उसका जीनियोलॉजिकल मेथड जो है, तो इन दो को स्टडी करना चाहिए। अब उसका आर्कियोलॉजिकल मेथड क्या है, अभी किसी ने यहाँ पर बात की थी, जो पहले एक सवाल हुआ था शायद उस दौरान, कि मेरा अपना जो कंसर्न है वो तो खवातीन के जो मुतालियात हैं या फीमेल्स के हवाले से तारीख के अंदर फिक्र के अंदर जो काम हुए हैं, या आज के दौर में भी एक उसकी मिसाल दी गई। अब फोको के जीनियोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए और उसके यूं कह लें कि आर्कियोलॉजिकल मेथड, दोनों मेथड्स को समझने के लिए इसकी डिटेल में भी मैं जाता हूं दोनों मेथड्स की थोड़ा सा अलहदा से, क्योंकि जैसे आपने बात की ना कि शायद कोई मगरब के इन स्कॉलर से हमें कोई चिढ़ तो नहीं है, चिढ़ क्या, मुझे तो इन दो स्कॉलर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। यूं कह लें कि एक जज्बाती वाबस्तगी है फूको के काम के साथ। हेगल की तरह जितनी सिराज मुनीर का काम उससे मोहब्बत है, उतनी ही मोहब्बत मिशेल फोको के काम के साथ थी। और ये जब इनके काम को, इनकी मेथोडोलॉजी को आप देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी एकेडमिक जो वर्किंग है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उससे आपको भी मोहब्बत हो जाएगी इन तीन बंदों का नाम जिनका मैंने लिया है, हेगल, मिशेल फोको और सिराज मुनीर। ये तीन लोग जो हैं, यूं कह लें कि अब जो हम मिशेल फोको की बात कर रहे हैं कि अपने आर्कियोलॉजिकल मेथड और अपने जीनियोलॉजिकल मेथड की बुनियाद पे जिस तरह हमने उसको बहुत ज्यादा उसको समराइज करने की कोशिश की हेगल के पर्सपेक्टिव को, तो इनके पर्सपेक्टिव को अगर हम देखना चाहें तो फूको हेगल की तरह इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को, और खसूसन उसने जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की स्टडी की, तो वो उसका मुतालिया जो करता है जिस तरीकाकार से, तो वो उसको एक इंसानी शऊर की तरह नहीं लेता कि जो कुछ पीछे से लर्न कर रहा है उसको याद रख रहा है और उसको आगे ट्रांसमिट कर रहा है, बल्कि वो इस सारे प्रोसेस को, किसी भी दौर की फिक्र को या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को उसने अगर फूको ने देखना है तो उसके इन दोनों मेथड्स के नतीजे में जो इसका एक ओवरऑल हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वो इंसानी फिक्र को डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे देखता है, वो इंसानी फिक्र को सकाफती तश्कील के तौर पे देखता है, वो इंसानी फिक्र को सकाफती साख्तियों के तौर पे देखता है। तो ये डिस्कर्सिव ट्रेडिशन के तौर पे इंसानी फिक्र का मुतालिया, तो वो इंसानी शऊर के तौर पे हेगल देख रहा है। तो मिशेल फोको जो है वो इंसानी फिक्र के किसी भी दौर को और उस दौर में होने वाली डेवलपमेंट को वो
यूं कह लें कि एक डिस्कर्सिव फॉर्मेशन या एक सकाफती तश्कील समझता है। इस बात को यूं समझ लें कि मिशेल फोको की इन दोनों मेथड्स पे आते हुए मैं बात करता हूं और उसकी एक मिसाल भी देता हूं कि डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस के तौर पे चीजों को देखना कैसा है। मिसाल के तौर पे फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर जिन लोगों ने स्टडीज की, हमारे यहाँ अपनी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी और इवन मुस्लिम कल्चर्स एंड सोसाइटी के हवाले से भी जो एंथ्रोपोलॉजी का काम हुआ है और मुस्लिम सोसाइटीज के ऊपर जो सबसे मतलब लेटेस्ट और अच्छा काम है वो तलाल असद साहब का है। तो तलाल असद साहब का अपना काम भी फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर है। उन्होंने भी डिस्कर्सिव फॉर्मेशन की उनके ये जो मेथोडोलॉजी है इंसानी फिक्र को देखने की, उसको इस्तेमाल किया है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इस्लाम के अंदर भी और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के अंदर भी। और उसके ऊपर उनका एक दो बड़े अच्छे काम उनके, वो स्टडी कीजिएगा आप लोग भी। एक तो फॉर्मेशंस ऑफ सेकुलर के ऊपर है कि सेकुलर को भी डिफरेंट डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे उन्होंने देखा है। इसी तरह एक उनका अपना काम जीनियोलॉजीज ऑफ रिलीजन के ऊपर है। तो अब सेकुलर पे भी और रिलीजन पे भी दोनों काम ही फुकाल्डियन ट्रेडिशन के अंदर किए हुए हैं और उन्होंने एक डिस्कर्सिव ट्रेडिशन के तौर पर ही देखा है इसको, मजहब को भी और सेकुलर के कॉन्सेप्ट को भी। तो फिक्र के अंदर, थॉट के अंदर किसी कॉन्सेप्ट की स्टडी, उसमें कई ऑप्शंस हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक ट्रेंड आजकल बहुत है हमारे स्कॉलर्स के यहाँ भी कि स्टेट को देखना, स्टडी करना है, या इंसानी फिक्र के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की एक स्टडी करना चाह रहे हैं, या आप यूं कह लें कि रैशनैलिटी की एक स्टडी करना चाह रहे हैं, या रीजन का एक मुतालिया करना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसकी स्टडी कैसे की जाए, तो वो उसकी डिफरेंट फॉर्मेशंस को देखता है, फोको या फुकाल्डियन ट्रेडिशन में काम करने वाले। मिसाल के तौर पे एक अकल जो थी, या एक रीजन जिसकी, या रैशनैलिटी जिसकी बात कर रहे हैं, या एक ताक्कुल जिसकी बात कर रहे हैं, जो यूं कह लें कि ग्रीक थॉट के अंदर आइडियलिज्म और रैशनलिज्म के एक बाइनरी के तौर पे देखा जाता था कि एक तरफ आइडियलिज्म है और एक तरफ रैशनलिज्म है। अब डिस्कर्सिव फॉर्मेशन के तौर पे ये देखना है कि वहां पे रैशनलिज्म क्या है। अब वही अकल जो है ग्रीक थॉट में, जब हम बात कर रहे हैं प्लेटोनिक और प्री प्लेटोनिक थॉट की, तो आइडियलिज्म और रैशनलिज्म वहां पे क्या मीनिंग रखती है, तो उस दौर की जो सकाफत है वो उसको क्या मीनिंग दे रही है, उसको वो एक सकाफती जो तश्कील है या एक सकाफती साख्तिया जिसको हम वहां ताकुल या रैशनैलिटी कह रहे हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज होगी उस अकल से जो आप मुस्लिम दौर के अंदर जाके देखेंगे, जिसको नकल के मुकाबले में रख के देखेंगे, अल अक्ल व नकल। वो रैशनैलिटी और वो इमिटेशन, नकल और अकल का एक जो तकाबुल वहां पर होगा, वो बिल्कुल और तरह की अकल है। वो प्लेटोनिक थॉट के अंदर, सोक्रेटिक थॉट के अंदर, और उनसे पहले प्री सोक्रेटिक जो ग्रीक थॉट है उसके अंदर रैशनैलिटी क्या है, और हमारी मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर रैशनैलिटी क्या है। तो ये एक बिल्कुल और तरह की डिस्कर्सिव फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल एक और तरह की सकाफती तश्कील है, ये बिल्कुल एक और तरह का सकाफती साख्तिया होगा जिसकी हम एक और फॉर्मेशन है। उन दो अकल को एक तरह से नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही जैसे अब हम अपने दौर में कार्टेशियन रीजन जो है, अब डेकार्ट की जो रीजन है जो स्केप्टिसिज्म के मुकाबले में रख के जब देखनी है, तो अब या यूं कह लें कि एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म जो एनलाइटनमेंट पीरियड के अंदर कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो अब ये एक और तरह की डिस्कर्सिव फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल एक और तरह की सकाफती तश्कील है कि यहां पर एम्पिरिकल और रैशनल का एक जो कॉम्बिनेशन है, ये एक बाइनरी है। तो रैशनलिज्म ग्रीक थॉट के अंदर, रैशनल का कॉन्सेप्ट इस्लामिक थॉट के अंदर, रैशनल का कॉन्सेप्ट
انلائٹنمنٹ پیریڈ کے اندر اور ہمارے ہندوستان میں اقبال کے ہاں عقل اور عشق جو ہے اور وہ والی عقل، تو وہ عقل اور ڈیکارٹ کی ریزن اور سوکریٹس کی جو ریشنلٹی ہے اور اسلامی فکر کی جو عقل ہے، اس سارے کو ایک ہی کوئی ملغوبہ بنا دینا یہ وہ مناسب نہیں سمجھتا. یوں سمجھ لیں میشل فوکو یہ علیحدہ فارمیشنز ہیں. ہر دور کی جو ایک ثقافت ہے اس کے اندر یہ ایک ساخت ڈیولپ ہوتی ہے، ایک فارمیشن ہے، ایک حیت ہے، ایک تشکیل ہے. تو ان کے بالکل ان کانسیپٹ کو اور انداز میں دیکھنا پڑے گا ہر جگہ پہ. یہ ریشنلٹی کہہ کے اس کو یوں جنرلائز ہم نہیں کر سکتے کہ گریک تھاٹ سے لے کر اقبال کے عقل و عشق کا جو بات ہے وہاں تک ایک ہی نظر سے سب کو دیکھ لیں. یہ میشل فوکو کی ڈسکرسو فارمیشن کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، تو وہ اب اس کے اندر شفٹس آ رہی ہیں. گریک شفٹ ہے، اسلامک روایت کے اندر عقل اور نقل کا، ہمارے یہاں جو کوجیٹو ارگو سم آئی تھنک دیر فار آئی ایم کی جو کارٹیسین جو ریزن ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں کا جو کانسیپٹ ہے، تو اب یہ بالکل اور طرح کی انلائٹنمنٹ پیریڈ کی جو ریزن ہے بالکل اور ہے. اقبال کی عقل اور عشق بالکل اور ہے. تو یہ ڈسکرسو فارمیشن کے طور پہ چیزوں کے ہر انٹلیکچوئل جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹس جو ہیں انٹلیکٹ کی، ان کی سٹڈی یوں فارمیشنز کے طور پر بھی میشل فوکو یوں کرتا ہے. اب یہ کرنے میں وہ دو چیزیں جو اس نے کی، یہ تو اس کا میں نے ایک اوورال آپ کو بتا دیا، لیکن جو آرکیولوجیکل اس کا میتھڈ اور جینیالوجیکل میتھڈ جس کی ابھی میں نے بات کی، آرکیولوجیکل میتھڈ وہی تھا جیسے بات ابھی ہوئی کہ ویمن کا جو ہے کنسرن جو تاریخ کے اندر ہسٹری کے اندر آج بھی ان کا اس فکر کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے، یا وہ وہاں کہاں پہ پلیس کر رہی تھی یا آج کہاں پہ پلیس کر رہی ہیں اس فکری جدوجہد کے اندر یا اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر، اس پہ کام ہمارا تاثر جیسے ہے کہ اس کو اگنور کیا گیا ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو جو آرکیالوجی آف نالج ہے میشل فوکو کی، وہ در حقیقت اسی قسم کا ہی کانسیپٹ ہے. یہ باتیں جو آج کی جا رہی ہیں یہ اصل میں میشل فوکو کی آرکیالوجی آف نالج کی وجہ سے کی جا رہی ہیں. آرکیالوجی آف نالج کا بیسک کنسرن یہ ہے کہ ہیگل کی طرح یوں ایک تاریخ کے اندر چیزوں کو، جو چیزیں ہسٹری کے اندر تاریخ کے اندر سروائیو کر گئی ہیں، صرف ان کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے. جیسے حکمرانوں کی تاریخ ایک سروائیول ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ بچ کے ہم تک پہنچ گئی ہے یا ہم تک آ گئی ہیں وہ چیزیں، تو ہم اس کے اندر جو یوں کہہ لیں کہ مارجنلائزڈ پیپل کی جو ہسٹریز تھیں وہ اگنور ہو گئی ہیں اسٹڈی کے اندر، وہ اگنور نہیں ہونا چاہیے تھیں. تو یہ والا جو ایک سٹانس ہے، اس قسم کی جو ایک بات ہے، تو اس کی بجائے کیا ہونا چاہیے پھر کہ حکمرانوں کی تاریخ کی بجائے ان معاشرے کے عام آدمیوں کی تاریخ کا بھی ایک مطالعہ ہونا چاہیے، اس مارجنلائز کی بھی ایک سٹڈی ہونی چاہیے، ان فارمیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ اصل میں یہی اس کی آرکیالوجی ہے کہ ہمیں آرکائیوز کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں صرف ایک تاریخی انداز میں چیزوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ تاریخ کے مقابل میں میشل فوکو ڈسکورس کا ایک ڈسپلن لے کے آتا ہے کہ ڈسکورس اصل میں تاریخ کے مقابل ایک بیانیہ ہے، جس کے اندر ان آرکائیوز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ مغل دربار کے اندر جو عام آدمی تھا یا مغل دربار سے باہر معاشرے کے اندر عام آدمی تھا، اس کا بھی تو ایک مطالعہ ہونا چاہیے، اس کو بھی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر ایک سپیس ملنی چاہیے، اس کی بھی ایک سٹڈی ہونی چاہیے. تو ان آرکائیوز کو بھی نالج کے اندر ان کی بھی ایک پلیسمنٹ ہونی چاہیے. تو آرکیالوجی آف نالج کا جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ انہی ایریاز کو سٹڈی کرنے کی بات ہے کہ جو چیزیں کچھ اگنور ہو گئی ہیں، جو چیزیں نظر انداز ہو گئی ہیں، جو چیزیں سروائیو نہیں کر پائیں اس ہیگلین ڈائلیکٹک کے مطابق، جو تھیسس اینٹی تھیسس سے سنتھسس کے عمل کے اندر آگے نہیں آ پائیں، وہ بھی تو ایک اہمیت رکھتی تھیں. انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے. ہم اورنگزیب کی ہسٹری کو تو دیکھتے ہیں
हम दाशिकों की तारीख को क्यों नहीं देखते? हम औरंगजेब के उलूम को तो देखते हैं, हम शरी उलूम की हिस्ट्री को अगर देख रहे हैं इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर, तो हम जो मलामती सूफिया की तारीख है उसको भी तो देखें। तो ये जो एक थीम है, ये आर्काइव्स के अंदर जाके भी स्टडी करने की जो बात कर रहा है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, यूं कह लें मिशेल फोको का, तो ये एक रुख तो ये है। लेकिन इसको भी मजीद फर्दर डेवलप किया मिशेल फोको ने, और बात जो डिस्कसिव फॉर्मेशंस तक पहुंची मिशेल फोको की, वो उसका बुनियादी तौर पे जो मेथोडोलॉजी का अगला स्टेप है, जिसको हम उसका जीनियोलॉजिकल मेथड कहते हैं, और ये बहुत अहम है। और इसके अंदर उसका जो एक मेजर थीम है, जिसका मैंने शुक्र में जिक्र किया, कि एपिस्टीम्स, कि वो कहता है कि हर दौर के अंदर एक ज़ाबिता इल्म होता है, या यूं कह लें कि हर दौर का अपनी एक लिमिट्स होती हैं, कुछ इल्मी सरगर्मी की और फिक्री सरगर्मी की। उस दौर के अंदर पैदा होने वाली हर थॉट, उस दौर के अंदर डेवलप होने वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स, और जो फॉर्मेशन वो इख्तियार कर रहे होते हैं, वो उस एपिस्टीम के पाबंद होते हैं, बंधे होते हैं। उस एपिस्टीम से बाहर निकल के कुछ डेवलप नहीं हो सकता। जैसे 5 अदवार में इन एपिस्टीम्स को वो डिवाइड करता है। जब मगरब की तारीख का मुतालिया करता है, उसकी स्टडी करता है, वेस्टर्न थॉट को जब देखता है मिशेल फोको, तो वो क्या कहता है कि जैसे रेनेसांस का पीरियड था, तो ये एक एपिस्टीम ये थी। अब रेनेसांस पीरियड के अंदर आर्ट में अगर कुछ डेवलप हो रहा है, रेनेसांस पीरियड के अंदर मेडिकल साइंसेस के अंदर कुछ डेवलप हो रहा है, रेनेसांस पीरियड के अंदर अगर लिटरेचर में कुछ हो रहा है, वहां पर अगर कुछ आर्किटेक्चर में हो रहा है, वहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ हो रहा है, वहां किसी भी डिसिप्लिन के अंदर कोई डेवलपमेंट अगर हो रही है, तो वो दर हकीकत रेनेसांस की एपिस्टीम के ताबे होगी, उससे निकल के नहीं कुछ होता। तो ये एक एपिस्टीम के अंदर ही फॉर्मेशंस डेवलप होती हैं। वो डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस जो हैं, उस दौर की एपिस्टीम की पाबंद होती हैं, उस दौर के इल्म की हुदूद की पाबंद होती हैं, उस दौर के इल्म के दायरा कार की पाबंद होती हैं। उससे बाहर निकल के कुछ डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो 5 डिफरेंट शिफ्ट्स की बात करता है, एनलाइटनमेंट पीरियड जैसे आगे आ रहा है, बल्कि वो क्लासिकल की टर्म आगे यूज कर रहा है, रेनेसांस के बाद